अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं अपना टॉपिक 4.2 जिसका नाम है वर्क डन बाय अ वेरिएबल फोर्स। वेरिएबल फोर्स कौन सी फोर्स होती है? वेरिएबल फोर्स ऐसी फोर्स है जो चेंज होती रहे, क्योंकि वेरिएबल का मतलब ही है चेंज होना, इसलिए वेरिएबल फोर्स वो फोर्स जो चेंज होती रहे। इन मैनी केसेस द फोर्स डज नॉट रिमेन कांस्टेंट ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ डूइंग वर्क। के बहुत से ऐसे केसेस होते हैं जिनमें हमारी फोर्स है वो कांस्टेंट नहीं रहती। फॉर एग्जांपल एज रॉकेट मूव्स अवे फ्रॉम द अर्थ, जैसा कि रॉकेट ज़मीन से जितना दूर जाना शुरू करेगा, वर्क इज़ डन अगेंस्ट द फोर्स ऑफ ग्रेविटी। जो वर्क है वो ग्रेविटी के अगेंस्ट होना शुरू होगा। और वो ग्रेविटी के अगेंस्ट क्यों होगा? ग्रेविटी हर चीज़ को अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है, लेकिन रॉकेट की जो मोशन है वो अपवर्ड है, ग्रेविटी के अगेंस्ट है, इसलिए वर्क भी हमारा ग्रेविटी के अगेंस्ट होगा। विच वेरीज एज द स्केयर विच वेरीज एज द इनवर्स स्केयर ऑफ द डिस्टेंस फ्रॉम द अर्थ सेंटर। जो फोर्स ऑफ ग्रेविटी है वो वेरी करती है इनवर्सली। किसके इन्वर्सली? स्केयर ऑफ द डिस्टेंस फ्रॉम द अर्थ सेंटर, ज़मीन के सेंटर से जो डिस्टेंस है उसके स्केयर के इन्वर्सली रिलेशन में है फोर्स ऑफ ग्रेविटी। फोर्स ऑफ ग्रेविटी जो है इसका फार्मूला होता है हमारे पास F=G m1 m2/r²। जी जो होता है कैपिटल जी वो ग्रेविटेशनल कांस्टेंट होता है, लेकिन इसके अगर ओवर में आप देखें तो r² है। जो r है वो डिस्टेंस है किसी भी ऑब्जेक्ट का ज़मीन के सेंटर से। इस फार्मूले से ये जाहिर होता है कि जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो r² के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। और जो r² है और r है वो क्या है? वो डिस्टेंस है किसी भी ऑब्जेक्ट का ज़मीन के सेंटर से। Similarly, the force exerted by the spring increases with the amount of stretch. Similarly, जो spring की force होती है जैसे जैसे उसको stretch करेंगे वो increase होती जाएगी। How can we calculate the work done in such a situation? कि हम ऐसी situation में work कैसे find करेंगे जिसकी force variable force है। लास्ट लेक्चर में हमने वर्क फाइंड किया था एक कांस्टेंट फोर्स के साथ। उसमें हमारे पास फोर्स की एक एग्जैक्ट वैल्यू थी, सेम एक ही वैल्यू थी, और हमारा जो डिस्प्लेसमेंट कवर किया था बॉडी ने वो था। इसलिए हमने सेम फोर्स जो थी या एक एग्जैक्ट वैल्यू थी फोर्स की, उसको हमने जब डिस्प्लेसमेंट के साथ उसको मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास वर्क डन आ गया। लेकिन इस केस में हमारे पास जो फोर्स की वैल्यू है वो एग्जैक्ट नहीं है, कोई भी एक कांस्टेंट वैल्यू नहीं है हमारी फोर्स की जिसको हम डिस्प्लेसमेंट के साथ मल्टीप्लाई करें। तो इस सिचुएशन में हम वर्क कैसे फाइंड करेंगे? इस सिचुएशन के लिए हमारे पास जो एक डिस्प्लेसमेंट होगा, जो एक बॉडी मूव करेगी एक पॉइंट से बी पॉइंट तक, उसको हम छोटे छोटे इंटरवल्स में डिवाइड कर देंगे और हम कहेंगे कि इसके हर इंटरवल के लिए जो हमारी फोर्स है उसको हम सपोज कर रहे हैं कि इस इंटरवल के लिए हमारी फोर्स जो है वो कांस्टेंट है। फिगर 4.4। अब ये 4.4 फिगर की तरफ देखें जिसमें दिखाया गया है कि हमारे पास एक बॉडी है जो ए पॉइंट से बी पॉइंट तक मूव कर रही है, और ये मूव करेगी एक वेरिएबल फोर्स के साथ। ऐसी फोर्स के इसके ऊपर अप्लाई होगी जो सेम नहीं है, उसकी वैल्यू कांस्टेंट नहीं है, बल्कि उसकी जो वैल्यू है वो डिफरेंट है। ए पॉइंट पे उसकी वैल्यू और है, बी पॉइंट पे उसकी वैल्यू और है। तो इस तरह हमारे पास ये एक डायग्राम है, उसमें कहा गया है शोज द पाथ ऑफ पार्टिकल इन द एक्स वाई प्लेन, कि ये जो बॉडी मूव करी है वो एक्स वाई प्लेन में है। एज इट मूव्स फ्रॉम पॉइंट ए टू बी द पाथ हैज़ बीन डिवाइडेड इंटू एन शॉर्ट इंटरवल्स ऑफ डिस्प्लेसमेंट, कि ए से बी तक हमारे पास एक डिस्प्लेसमेंट आ गया है बॉडी का, लेकिन हमने उसको स्मॉल इंटरवल्स में डिवाइड किया है। उसका कोई भी एक स्मॉल इंटरवल लें, फ़र्ज़ करें उसका जो पहला इंटरवल है उसका डिस्प्लेसमेंट हमारे पास डेल d1 आ जाता है, और उसके ऊपर जो अप्लाई होने वाली फोर्स होती है उस इंटरवल के लिए उसको हमने नाम दे दिया है कि F1 है। ड्यूरिंग ईच स्मॉल इंटरवल्स द पाथ हैज़ बीन डिवाइडेड इंटू एन शॉर्ट इंटरवल्स ऑफ डिस्प्लेसमेंट, कि उसको छोटे छोटे इंटरवल्स ऑफ डिस्प्लेसमेंट में हमने डिवाइड कर लिया है। क्योंकि हमारे पास डिस्प्लेसमेंट हमने बहुत स्मॉल ली है, इसलिए हमने हर डिस्प्लेसमेंट के साथ हमने डेल लगाया है, डेल d1, डेल d2, डेल dn, एंड F1, F2 अप टू सो ऑन Fn आर द फोर्सेज एक्टिंग ड्यूरिंग दीज इंटरवल्स, कि F1 से Fn तक जो हमारी फोर्सेज हैं वो हर इंटरवल पर लगाई जाने वाली फ़ोर्स है, और इन इंटरवल को हमने सेपरेट इसको हमने जो है वो स्टडी करना है। ड्यूरिंग ईच स्मॉल इंटरवल द फोर्स इज सपोज टू बी अप्रोक्सीमेटली कांस्टेंट, कि हमने उसको इंटरवल्स में डिवाइड किया और हमने ये सपोजिशन ली है कि हर इंटरवल के लिए हमारी जो फोर्स है वो कांस्टेंट रहेगी। क्योंकि ज़ाहिर सी बात है हमारे पास फोर्स की एक कांस्टेंट वैल्यू होगी तो ही हम उसको
मल्टीप्लाई करेंगे डिस्प्लेसमेंट के साथ, ताकि हमारे पास वर्क डन जो है वो हमारे पास आ जाए. During each small interval, the force is supposed to be approximately constant, so the work done for the first interval can then be written as, कि हमने उसका कह दिया है कि पहला इंटरवल है हमारे पास जिसका डिस्प्लेसमेंट डेल डी वन है और उसकी फोर्स एफ वन है, जो कि हमने सपोज किया है कि एक बहुत ही स्मॉल इंटरवल है और इतना स्मॉल इंटरवल है कि इस पे लगाई जाने वाली जो फोर्स है वो उसकी वैल्यू चेंज नहीं हुई, उसको हमने कांस्टेंट लिया है. और उसके लिए जब हम वर्क फाइंड करेंगे तो जाहिर सी बात है स्मॉल इंटरवल के लिए हम फाइंड कर रहे हैं, इसलिए उसके वर्क के साथ भी हम डेल लगाएंगे. डेल W1 इज इक्वल टू F1 डॉट डेल D1, ये डेफिनेशन है वर्क की जिसके मुताबिक हमने ये इक्वेशन लिखी है, और ये इक्वल है F1 कोस थीटा 1 डेल D1. And in the second interval, del D2 is equal to F2 dot del D2 is equal to F2 cos theta 2 del D2 एंड सो ऑन, कि हमने एक इंटरवल के लिए वर्क फाइंड किया, फिर दूसरे के लिए किया, अप टू सो ऑन. यही प्रोसेस हमने तब तक किया जितने हिस्सों में हमने उसको डिवाइड किया था, जितने इंटरवल्स में. और ज़ाहिर सी बात है हमारे पास एक बहुत सारी अगर चीज़ें होंगी और उसको हमने टोटल उसको फाइंड अप करना होता है तो हम उसको सम अप करते हैं. इसी तरह हमने उसको छोटे छोटे इंटरवल्स में जब हमने उसको डिवाइड किया था, हर एक के लिए हमने कहा कि उसकी फोर्स जो है वो कांस्टेंट है, उसके लिए हमने वर्क फाइंड किया. और जब हमने ए से बी डिस्प्लेसमेंट के लिए उसका टोटल वर्क फाइंड करना है तो ज़ाहिर सी बात है हम उस लहदा किए गए टुकड़ों के जो वर्क हमने लहदा से हमने फाइंड किए हैं उन सबको जब हम इकट्ठा करेंगे, उसको ऐड अप करेंगे तो हमारे पास वो टोटल वर्क आ जाएगा. द टोटल वर्क इन मूविंग द ऑब्जेक्ट कैन बी कैलकुलेटेड बाय एडिंग ऑल दीज टर्म्स. सिमिलरली जो हमारे पास टोटल वर्क आ गया वो इक्वल आ गया सबके सम के, हमने ये इक्वेशंस में उसको लिख लिया. और टोटल वर्क जो है हमारे पास हमने लिखा है कि हमारे पास ith जो हैं उसके इंटरवल्स हैं और इस पर हमने समीशन अप्लाई की है. आई वेरीज फ्रॉम 1 to n एफ आई कोस थीटा आई डेल डी आई. ये हमने समीशन इसमें पढ़ी है, आपने ये लास्ट चैप्टर में भी पढ़ा होगा कि हमारे पास जो बहुत जब चीज़ें ऐड हो रही हों n इंटरवल्स तक तो हम ये कह देते हैं कि आई वेरीज फ्रॉम 1 to n, कि हमारे पास जो इंटरवल्स हैं उसके 1 से स्टार्ट होके n तक के इंटरवल्स हैं. एंड एफ आई कोस थीटा आई डेल डी आई आ गया हमारे पास, ये हमारे पास टोटल वर्क है. कि हम इसको हम ऐसे लिखेंगे W टोटल इज इक्वल टू आई की जगह सबसे पहले हम 1 पुट करेंगे, F1 कोस थीटा 1 डेल D1, फिर उसके बाद प्लस लगाएंगे, फिर उसके बाद हम लिखेंगे F2 कोस थीटा 2 डेल D2 प्लस अप टू सो ऑन n इंटरवल्स तक फाइंड करेंगे. लेकिन उसको जब हम एक इक्वेशन में एक सिंगल टर्म में हम लिखेंगे तो हम उसको समेशन की टर्म में हम लिखेंगे, जो कि 4.2 इक्वेशन में हमें दिखाया गया है. ये हो गया हमारा एक वेरिएबल फोर्स के साथ जो हमने वर्क फाइंड करना है, उसके लिए हम ये प्रोसेस करेंगे. तो हमने ये पढ़ा कि कोई भी अगर हमारे पास एक वेरिएबल फोर्स है जिसकी वजह से हमने वर्क फाइंड करना है तो उसकी एक एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है वेरिएबल फोर्स की, क्योंकि फोर्स चेंज हो रही है, उसकी एक एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है. तो उसके लिए सबसे पहले हम ये करेंगे कि जो पाथ हमें दिया गया उसको हम छोटे छोटे इंटरवल्स में डिवाइड कर लेंगे. हर इंटरवल के ऊपर हमने ये कहना है कि हमने ये स्मॉल इंटरवल लिया है और हमने सपोज कर लिया कि स्मॉल इंटरवल के लिए हमारे पास जो फोर्स है वो एक कॉन्स्टेंट है, कि इस पर लगाए जाने वाली फोर्स है जो वो कॉन्स्टेंट है, उसकी वैल्यू एक फ़िक्स वैल्यू आएगी. इसलिए हम उसको डिस्प्लेसमेंट के साथ जब हम उसको मल्टीप्लाई करेंगे तो इस इंटरवल का हमारे पास वर्क आ जाएगा. इसी तरह हमने छोटे छोटे इंटरवल्स को डिवाइड किया, फिर उनको सम अप किया तो वो हमारे पास टोटल वर्क आ गया. अब हमने नेक्स्ट पढ़ना है इसकी ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन को. तो इसके लिए आप ये देखें कि हमें एक ग्राफ शो करवाया गया है जो 4.5 फिगर में दिखाया गया है. इसमें उन्होंने बताया है कि वी कैन एग्जामिन दिस ग्राफिकली बाय प्लॉटिंग एफ कोस थीटा वर्सेस डी, कि इस प्रोसेस को वेरिएबल फोर्स वाले प्रोसेस को जिसके लिए हमने वर्क फाइंड किया है, इसके लिए हम जो ग्राफ प्लॉट करेंगे वो एफ कोस थीटा और डी के दरमियान प्लॉट करेंगे. और लास्ट लेक्चर में हमने ये पढ़ा था कि अगर फोर्स इन द डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट है तो हम जो उसका ग्राफ होता है वो एफ और डी के दरमियान प्लॉट करते हैं. लेकिन अगर हमारी जो फोर्स है इन द डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट नहीं है, वो डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन में नहीं अप्लाई की जा रही, तो तब हम उसका जो ग्राफ होता है वो एफ कोस थीटा और डी के दरमियान उसके वर्सेस में हम उसको प्लॉट करते हैं. द डिस्प्लेसमेंट
इसका जो डिस्प्लेसमेंट है वो d है। द डिस्प्लेसमेंट d हैज़ बीन सब डिवाइडेड इनटू n इक्वल इंटरवल्स, कि हमारे पास एक डिस्प्लेसमेंट d है जिसको हमने n इक्वल इंटरवल्स में, एक बराबर जैसे हिस्सों में उसको हमने n इंटरवल्स में डिवाइड किया। द वैल्यू ऑफ f cos थीटा एट द बिगनिंग ऑफ ईच इंटरवल इज़ इंडिकेटेड इन द फिगर, के फिगर में हमारे पास f cos थीटा की वैल्यू जो है वो स्टार्टिंग पे दिखाई गई है। कि हमारे पास ये ग्राफ है जिसमें इन्होंने एक रिक्टेंगल्स बनाई हैं, पूरे ए डिस्प्लेसमेंट को उन्होंने डिवाइड किया, फिर उसके बाद जो स्मॉल इंटरवल्स आया उसके अगेंस्ट उन्होंने जो लाइन ड्रॉ की, रिक्टेंगल्स बन गई हैं डिफरेंट। और आप ये देख सकते हैं कि इन्होंने एक प्रोमिनेंट जो है एक रिक्टेंगल शो की है जिसको उन्होंने आयथ इंटरवल का नाम दिया है। उसके अगेंस्ट जो फोर्स है वो एफ आई कोस थीटा आई है और जो उसका डिस्प्लेसमेंट है वो डेल डी आई है। नाउ द ith शेडेड रेक्टेंगल हैज़ एन एरिया एफ आई कोस थीटा आई डेल डी आई, कि हमारे पास जो है ये फ़र्ज़ करें ये एक रेक्टेंगल आई है, उसकी जो है ये लेंथ उसकी एफ आई कोस थीटा आई है और जो उसकी विड्थ है वो डेल डी आई है। तो ज़ाहिर सी बात है जो रेक्टेंगल का एरिया होता है वो लेंथ और विड्थ को मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास उसका एरिया आएगा। सिमिलरली इस रेक्टेंगल के केस में हम इन जब लेंथ और विड्थ को हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास एरिया आ जाएगा और वो इक्वल किसके है, एफ आई कोस थीटा आई डेल डी आई के, विच इज़ द वर्क ड्यूरिंग द ith इंटरवल। और ये ज़ाहिर सी बात है हमें उसका वर्क देगा जो ith इंटरवल के लिए दिया गया है। Thus the work done given by equation 4.2 equals the sum of the areas of all the rectangles, कि 4.2 इक्वेशन में जो हमने टोटल वर्क फाइंड किया था एक वेरिएबल फोर्स का, उसने कहा है कि अगर उसको ग्राफिकल हम रिप्रेजेंटेशन में उसको देखेंगे तो हमारे पास जो है इन तमाम रेक्टेंगल्स को जब हम सम अप करेंगे इनके एरियाज़ को तो वो हमारे पास वर्क आएगा। इफ़ वी सब डिवाइड द distance into a large number of intervals so that each del d becomes very small, the work done given by equation 4.2 becomes more accurate, कि उसने ये कहा है कि हमने उसको जो स्मॉल इंटरवल्स में डिवाइड किया था हम उस स्मॉल इंटरवल को इतना स्मॉल कर दें कि हम ये कहें कि उसका जो डिस्प्लेसमेंट है वो अप्रोचेस टू ज़ीरो है, कि हमने इंतहाई छोटा उसको डिवाइड कर दिया है, कि बहुत ही छोटा उसका इंटरवल लिया है और ये कह दिया है कि ये इतना स्मॉल इंटरवल है कि उस पर अप्लाई की जाने वाली फोर्स की वजह से जो डिस्प्लेसमेंट हमारा कवर हुआ है वो इंतहाई छोटा है और इस कदर छोटा है कि उसको हम अप्रोक्सीमेटली कहेंगे कि वो ज़ीरो के इक्वल है, लेकिन वो ज़ीरो नहीं है। तो उसने कहा है ज़ाहिर सी बात है जितनी ज़्यादा हमने प्रिसाइज उसकी मेजरमेंट लेनी है, जितनी एक्यूरेट मेजरमेंट लेनी है उसके लिए हम उसके इंटरवल को उतना ही छोटा करेंगे। और ज़ाहिर सी बात है जितना छोटा करेंगे उसकी आखिरी लिमिट जो होगी वो यही होगी कि डेल डी अप्रोचेस टू ज़ीरो। तो उसके लिए हम एक्यूरेट वर्क जो है वो हम फाइंड कर सकते हैं इस तरह ये वाली लिमिट लगा के। So that each del d becomes very small, the work done given by equation 4.2 becomes more accurate if we let each del d to approaches 0, कि हम उसको ये कहें कि del d approaches to 0 then we obtain an exact result for the work done, कि हम उसको एक एग्जैक्ट वैल्यू जो है वर्क डन की वो हम फाइंड कर सकते हैं। और हमने 4.2 के ऊपर जब हमने लिमिट लगा दी कि del d approaches to 0 आई वेरीज फ्रॉम 1 to n एफ आई कोस थीटा आई डेल डी आई, ये हमारा एक्यूरेट वर्क हो गया किसके लिए, वेरिएबल फोर्स के लिए। एक्चुअली ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में उन्होंने यही कहा है कि हमारे पास एक कोई भी एक बॉडी थी जिसने मूव किया है ए पॉइंट से बी तक और वेरिएबल फोर्स अप्लाई हुई है, इसलिए हमने उसको स्मॉल इंटरवल्स में उसको हमने डिवाइड कर दिया। लेकिन जैसे ही हम एक उस डिस्प्लेसमेंट को ग्राफ की सूरत में हम उसको ड्रा करेंगे तो ज़ाहिर सी बात है हर इंटरवल के अगेंस्ट एक रिक्टेंगल जो है वो ड्रा की जाएगी। और रिक्टेंगल को अगर हम एक रिक्टेंगल का एरिया लेते हैं तो वो हमारे पास ज़ाहिर सी बात है लेंथ और विड्थ को मल्टीप्लाई करेंगे तो ही उसका एरिया आएगा। और हमने जब उसका एरिया फाइंड किया उस रेक्टेंगल का तो हमें पता चला कि ये उस वर्क के इक्वल है जो इस इंटरवल के दौरान या उस इंटरवल के लिए किया गया है। और ज़ाहिर सी बात है अगर एक रेक्टेंगल का जो एरिया है वो उसके वर्क डन के इक्वल आ रहा है तो उस टोटल डिस्प्लेसमेंट के लिए उसके अंदर जितनी भी रेक्टेंगल्स थी उनके एरिए को अगर हम सम करें
तो वो उस प्रोसेस के दौरान उस ग्राफ के लिए जो हमने ड्रा किया है उसके टोटल वर्क के इक्वल होगा अगर हम उसके रेक्टेंगल के एरियाज़ को सम कर लें, सारी रेक्टेंगल्स जो उसमें हमने बनाई थी उस इंटरवल के लिए जिसमें हमने डिवाइड किया था। तो इसमें यही बताया गया था। अब आप दोबारा से इसको देखें ताकि आपको ज़्यादा समझ आए। Now the ith shaded rectangle has an area fi cos theta I del di which is the work done during the ith interval। कि ये जो है इस रेक्टेंगल के लिए वर्क डन आ गया, लेकिन अगर हम ये देखते हैं तो हमें पता चलता है कि ये ith रेक्टेंगल के एरिया के इक्वल है। इसी तरह अगर हम इन सब रेक्टेंगल्स के एरियाज़ को ऐड अप करेंगे तो हमें पता चलेगा ये टोटल वर्क डन है इस प्रोसेस का। Thus, the work done given by equation 4.2 equals the sum of areas of all rectangles if we subdivide the distance into a large number of intervals so that each del d becomes very small। कि हमने बहुत ज़्यादा एक्यूरेट वर्क उसका फाइंड करना है तो जाहिर सी बात है हम उसको बहुत ज़्यादा इंटरवल्स में डिवाइड करेंगे और इतने इंटरवल्स में डिवाइड करेंगे कि हमारी लिमिट जो है वो बन जाए कि del d अप्रोचेस टू ज़ीरो। कि हमने इंतहाई छोटा उसको इंटरवल्स में लिया है कि एक इंटरवल जो हमने लिया है बहुत ही ज़्यादा छोटा लिया है, उसके लिए हमारा जो डिस्प्लेसमेंट है वो ज़ीरो है, ताकि हम अपना जो डिस्प्ले उसको ऐडअप करेंगे तो हमारे पास बहुत ही ज़्यादा एक्यूरेट रिज़ल्ट आए। और ज़ाहिर सी बात है जैसे जैसे हम उसको बहुत ज़्यादा छोटे छोटे इंटरवल्स में डिवाइड करेंगे, इंतहाई छोटे में, तो हम ये देखेंगे कि जो हमारा टोटल वर्क डन था, जो हमने ग्राफ प्लॉट किया था ए पॉइंट से बी तक, उसके नीचे का जो एरिया है वो हमें टोटल वर्क देगा। किस सूरत में? जब हम ये कहेंगे कि हमारी जो लिमिट है del d approaches to ज़ीरो। In this limit del d approaches 0, the total area of the rectangles approaches the area between the f cos theta curve and d axis from A to B। कि ज़ाहिर सी बात है जैसे जैसे हमारा जो del d है वो बहुत ज़्यादा छोटा हो जाएगा और जो रेक्टेंगल्स हैं वो हमारी एक्सट्रीमली स्मॉल बन जाएंगी, बहुत ज़्यादा स्मॉल बन जाएंगी। और उन सब के एरियाज़ को जब हम सम करेंगे तो हमें उससे पता चलेगा कि ये जो इनका एरियाज़ का जो सम है वो उसके इक्वल है जो एरिया दिया गया है इस प्लॉट में, इस वर्क में जो हमने ड्रा किया है इस ग्राफ में। कि हमारे पास एक कर्व आई है ए बी कर्व का आप उसको नाम दे लें, जैसा कि ये 4.6 फिगर में दिखाया गया है कि ये हमारे पास जो कर्व है इसके नीचे वाला जो एरिया है वो ग्रीन, लाइट ग्रीन कलर में उन्होंने शेड किया है। और उन्होंने कहा है कि जब हम बहुत ही ज़्यादा छोटी उसकी लिमिट ले लेंगे कि del d बहुत ज़्यादा ज़ीरो के इक्वल हो जाएगा, अप्रोचेस टू ज़ीरो हो जाएगा, तो उसके अंदर दी गई रेक्टेंगल्स का जो सम है वो अप्रोक्सीमेटली उस कर्व के नीचे वाला एरिया है। और यही हमारा आज का रिज़ल्ट था इस ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन की। और इसका जो रिज़ल्ट है इन्होंने आखिरी वाली लाइन में बताया हुआ है। Thus the work done by a variable force in moving a particle between 2 points is equal to the area under the f cos theta versus d curve। कि ये जो हमारी कर्व है जिसको हमने प्लॉट किया है एफ कोस थीटा वर्सेस डी में, इसके नीचे वाला जो हमारा एरिया है वो हमें टोटल वर्क देगा अगर हम एक प्रोसेस को जिसको हमने वेरिएबल फोर्स का कहा है कि ये एक वेरिएबल फोर्स की वजह से हमारा प्रोसेस हुआ है, उसको हमने ग्राफ में प्लॉट किया है, तो हम ये कहेंगे कि वो जो कर्व ड्रा हुई है उसके नीचे वाला एरिया हमें टोटल वर्क दे रहा है। दोबारा से आप इसके रिज़ल्ट को सुन लें कि आज के टॉपिक हमारा था वर्क डन बाय वेरिएबल फोर्स। वेरिएबल फोर्स है मतलब फोर्स की कोई भी एक एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है हमारे पास, और एग्जैक्ट वैल्यू फाइंड करने के लिए हमारे पास जो भी डिस्प्लेसमेंट दिया जाएगा हम उसको स्मॉल इंटरवल्स में डिवाइड कर लेंगे। हर इंटरवल के लिए हम कहेंगे कि जो लगाए जाने वाली फोर्स है वो हमारी कांस्टेंट है। उन सब के वर्क को हम जब ऐडअप करेंगे तो वो हमारे पास टोटल वर्क आ जाएगा। लेकिन हम उसका जब ग्राफ प्लॉट करेंगे वो हम प्लॉट करेंगे एफ कोस थीटा और डी डिस्प्लेसमेंट के दौरान। और इसके दौरान जो हमने एक कर्व ड्रा हुई है या हमारा जो ग्राफ ड्रा हुआ है उसको भी हम अगर स्मॉल इंटरवल्स में डिवाइड करें तो हमारे पास रेक्टेंगल्स आती हैं। उन रेक्टेंगल्स के एरिया को अगर हम सम करें तो हमारे पास टोटल वर्क डन आ जाता है वेरिएबल फोर्स का जो एक प्रोसेस के लिए किया गया है। लेकिन अगर हम उसकी इंतहाई एक लिमिट ले लेते हैं कि हमारे पास हमने उसको इतना छोटा इंटरवल लिया है कि उसका जो del d है अप्रोचेस टू ज़ीरो है, तो हम ये देखेंगे कि वो जो उनकी रेक्टेंगल्स का जो हमने उसको डिवाइड किया था उनका जो एरिया है वो इक्वल है उस एरिया
एरिया के जो उस कर्व के नीचे दिया गया है, जो हमने प्लॉट की थी ग्राफ के ऊपर, और वो प्लॉट किया गया था ग्राफ किस वर्सेस के दरमियान या किस वर्सेस के अगेंस्ट, तो वो हमारा एफ कोस थीटा वर्सेस डी था। तो इसीलिए हमने ये फाइंड कर लिया है, थस द वर्क डन बाय अ वेरिएबल फोर्स इन मूविंग अ पार्टिकल between 2 points is equal to the area under the f cos theta versus d curve between the 2 points। इससे नेक्स्ट जो एग्जांपल है वो इसी टॉपिक से रिलेटेड है, जिसमें बताया गया है अ फोर्स एफ एक्टिंग ऑन एन ऑब्जेक्ट वेरीज विद डिस्टेंस एक्स, के एक फोर्स है जो किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर लग रही है और वो वेरीज कर रही है एक्स डिस्टेंस के लिहाज से। और उन्होंने कहा है कैलकुलेट द वर्क डन बाय द फोर्स, कि हमने उस फोर्स के लिए वर्क फाइंड करना है, जैसा कि एज द ऑब्जेक्ट मूव्स फ्रॉम एक्स इज इक्वल टू 0 टू एक्स इज इक्वल टू 6 मीटर, के 0 से 6 मीटर के दौरान एक ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है और उसके दरमियान जो फोर्स वेरीज कर रही है वो उन्होंने हमें फिगर के ज़रिए शो करवाया हुआ है कि इस तरह फोर्स जो है वो वेरी कर रही है। अब गौर से देखें 4.7 क्वेश्चन जो एग्जाम्पल है वो इसी 4.7 में ही बताई गई है कि एक बॉडी सबसे पहले 5 न्यूटन फोर्स तक कांस्टेंट मूव कर रही है, कि कांस्टेंट फोर्स उसके ऊपर अप्लाई हो रही है, लेकिन उसके बाद जो है हमारी फोर्स डिक्रीज़ होना शुरू हो गई है और वो एक्स 6 मीटर तक उसने हमारी फोर्स ने अमल किया है। और ये टोटल हमारे पास ये एक ग्राफ कह लें कि हमारे पास 4.7 जो है इसके लिहाज से हमने टोटल वर्क फाइंड करना है। लास्ट जो हमारा टॉपिक है वो जो रिज़ल्ट था वो यही निकला था कि अगर एक वेरिएबल फोर्स अप्लाई हो रही है किसी भी ऑब्जेक्ट पे और उसको हम ग्राफिकल रिप्रेजेंट करें तो उसका जो टोटल वर्क है वो उस एरिया के इक्वल आ जाएगा जो उस कर्व के नीचे दिया जाएगा, या उस कर्व के नीचे जो एरिया है वो हमारे पास टोटल वर्क आएगा। अब आप गौर से देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि ये जो 4.7 फिगर इन्होंने हमें दी है इसमें एक तो रेक्टेंगल बन रही है जिसको उन्होंने ब्लू एरिया के साथ उन्होंने उसको दिखाया है कि ये एक रेक्टेंगल है, लेकिन उससे जो नेक्स्ट है वो लाइट पिंक है, वो एक हमारी जो है वो ट्रायंगल बना रही है। जाहिर सी बात है हमने इसका वर्क फाइंड करना है। वर्क फाइंड करने के लिए हमें इसका टोटल एरिया फाइंड करना पड़ेगा। एरिया फाइंड करने के लिए हम सबसे पहले देखेंगे कि एक हमारे पास रेक्टेंगल बन रही है और साथ ही उसकी ट्रायंगल है। हम उसके रेक्टेंगल के एरिया को और उसके ट्रायंगल के एरिया को जब हम सम करेंगे तो वो हमारा टोटल एरिया आ जाएगा अंडर द कर्व, और टोटल एरिया अंडर द कर्व जो है वो टोटल वर्क डन के इक्वल आ जाएगा इस प्रोसेस के लिए। और जाहिर सी बात है रेक्टेंगल का जो एरिया होता है वो लेंथ और विड्थ को मल्टीप्लाई करो तो आपके पास रेक्टेंगल का एरिया है, और ट्रायंगल का जो एरिया होता है वो होता है 1/2 हाइट इंटू बेस। हाइट आप उसकी परपेंडिकुलर जो होता है उसको ले लें और जो बेस है वो उसकी आ जाएगी। और इसको अगर हम इस तरह देखें वर्क डन, इसकी सोल्यूशन में आप देखें द वर्क डन बाय द फोर्स इज इक्वल टू द टोटल एरिया अंडर द कर्व फ्रॉम एक्स इज इक्वल टू 0 टू एक्स इज इक्वल टू 6m, के डिस्प्लेसमेंट के लिए हमारे पास जो है इसका टोटल एरिया हम फाइंड करेंगे तो वो हमारे पास वर्क डन आ जाएगा। दिस एरिया इज इक्वल टू द एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर सेक्शन फ्रॉम एक्स इज इक्वल टू 0 टू एक्स इज इक्वल टू 4m, के अगर हमारा जो डिस्प्लेसमेंट है 0 से 4 मीटर तक जो है इसके दरमियान जो हमारी बन रही है वो रेक्टेंगल बन रही है तो इसका एरिया आ जाएगा। लेकिन अगर हम ये देखें कि 4 से 6 के दौरान अगर हम उसको देखें तो वो हमारी ट्रायंगल है, plus the area of the triangular section from x is equal to 4 meter to x is equal to 6 meter. Hence work done represented by the area of the rectangle is equal to 4m multiplied by 5n. जाहिर सी बात है 5 न्यूटन फोर्स है जिसको आप लेंथ कह लें, इसकी विड्थ जो होगी वो 0 से 4 है मतलब 4 मीटर है, उनको मल्टीप्लाई करेंगे वो एरिया ऑफ ट्रायंगल आ जाएगा और ये इक्वल होगा वर्क ऑफ द रेक्टेंगल के। और नेक्स्ट आप उसका ट्रायंगल का जब उसका एरिया फाइंड करेंगे तो वो आ जाएगा इज इक्वल टू 1/2 बेस इसकी आ जाएगी 4 से 6, जाहिर सी बात है 2 मीटर डिस्टेंस कवर हुआ है तो इसकी ये बेस में हमारे पास 2 मीटर आ गया जो डिस्प्लेसमेंट है, मल्टीप्लाई बाय 5n जो इसकी हाइट है या उसका परपेंडिकुलर है तो वो 0 से देखें तो 5 न्यूटन फोर्स उसके ऊपर है तो वो हमारे पास 5 आ जाएगी। इनको हम जब सॉल्व करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगी 5 जूल ट्रायंगल के लिए, और रेक्टेंगल के लिए जो आया है एरिया
या वर्क, वो हमारे पास 20 जाउल, क्योंकि वर्क का यूनिट जाउल होता है, इसलिए हम इनके साथ जाउल लाजमी लगाएंगे और इसलिए इनको जब हम ऐड अप करेंगे तो वो हमारा टोटल वर्क डन हो जाएगा। और यही उन्होंने हमें कहा था कि हमने टोटल वर्क डन फाउंड करना है इस प्रोसेस के लिए। तो ये हमारे पास आ गया 25 जाउल। और कोई भी अगर आप एग्जाम्पल या न्यूमेरिकल सॉल्व कर रहे होते हैं, उसका जो फाइनल रिजल्ट हमने फाइंड करना होता है, उसके लिए आपको 7 यूनिट लगाना लाजमी है। अगर आप उसके 7 यूनिट नहीं लगा रहे तो इट मीन्स आपका एक नंबर कट गया, चाहे आपका क्वेश्चन पूरा ही सॉल्व क्यों ना हो, लेकिन अगर आपने यूनिट नहीं लगाया तो आपका एक नंबर कटिंग हो जाएगा। इसीलिए आपने यूनिट्स पे ज़्यादा गौर करना है और इसको एहतियात से करना है कि हर एक का यूनिट आपने केयरफुली याद करना है कि इसका क्या यूनिट है और उसका क्या यूनिट है। तो आज का टॉपिक हमारा यही था। अल्लाह हाफिज़।